हेलो एवरीवन। आज हम गॉस लॉ को पढ़ने वाले हैं। तो गॉस लॉ में बहुत लोगों का बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं और WBJE का ये भी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको जो कन्फ्यूजन्स रहता है गॉस लॉ को लेके और जो आपका वो क्लियर हो जाए, और जो भी आपका क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गॉस लॉ के बारे में बात करने के से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम बात करें तो मानते हैं कहीं पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। ओके, ये अगर इसके सामने हम अगर एक एरिया रख देते हैं तो उस एरिया को जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा इसको कट करेगी इस एरिया को, उसी को कहते हैं हम, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए इस एरिया का जो फ्लक्स, इस एरिया का जो फ्लक्स वो वही आएगा। मतलब जितना ज़्यादा फील्ड्स ऑफ लाइन एरिया को कट करेगी यहाँ पर, उसको ही कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम अगर यहाँ पे दो केस कंसिडर करते हैं, एक में जो आपका एरिया है वो कुछ ऐसा पोजीशन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, और एक केस में यहाँ पर आपका एरिया कुछ ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से इजीली समझ सकते हो कि अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ इसको कट नहीं करेगी, इसका पैरेलल निकल जाएगी कहीं ना कहीं। ओके, और इस पोजीशन के देखा जाए तो यहाँ पर देख सकता हूँ, तो यहाँ पर जो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो सारे इनको कट करते हो जाएगी। तो आप इजीली यहाँ से कह सकते हो कि यहाँ पर जो इस एरिया के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़्यादा है, और इसके लिए कुछ भी नहीं यहाँ पे जीरो है, क्योंकि पैरेलल ही जा रहा है तो कुछ भी यहाँ पर कट नहीं करेगी, इसके पहले ही निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आते हैं, वो है एरिया वेक्टर। आप सभी को पता होगा कि जो एरिया होता है उसका वेक्टर जो होता है वो एरिया वेक्टर का जो मतलब डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर आप इस एरिया का अगर एरिया वेक्टर देखोगे तो वो कुछ ऐसा होगा। एरिया वेक्टर अगर हम कहते हैं, अगर हम से ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए जो है आपका ये वेक्टर ये कुछ इस तरफ होगा, और इस तरफ अगर देखा जाए इस एरिया के लिए अगर एरिया वेक्टर अब निकालने जाओ तो कुछ ऐसा होगा। ओके, क्योंकि ये ऐसे हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर है कुछ इस तरीके से होगा। ओके, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा। और ये तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है। ओके, तो फ्लक्स आपको समझ आ गई कि फ्लक्स जो है वो आपको जितना एरिया है उसको जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कट कर रहे हैं वही को हम उसका फ्लक्स बोल देंगे। और यहाँ पर आपका एरिया वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटर नॉर्मल होता है। तो ये एरिया वेक्टर का जो आप एरिया देखोगे उसका आउटर नॉर्मल में उसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मतलब उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, उसका डायरेक्शन आपका जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है उसी के साथ पैरेलल होता है। मतलब उसी को हम उसका डायरेक्शन ई का जो डायरेक्शन कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी का वेक्टर है, ये दोनों आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों कितने एंगल पे है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल में है। आप देख सकते हो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसके साथ जो इसका डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर सारे के सारे फील्ड लाइंस कट कर रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम पोजीशन जब आएगी हम इसको जितना टिल्ट करेंगे उतना ही जो कटिंग है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया को कट कर रहे हैं उतना ही कम हो जाएगा। ओके, तब जो मैक्सिमम हमें जब मिलेगा, तब हम जब इसको बिल्कुल ऐसे सीधे रखेंगे तब मिलेगा। तो उस पोजीशन के लिए आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसके साथ एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो कहीं ना कहीं 0 डिग्री का है, आप देख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 डिग्री में कुछ वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है, 90 डिग्री में बिल्कुल 0 हो रहा है, मतलब मिनिमम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री में अगर मिनिमम है तो आप कह सकते हो ये किसका प्रॉपर्टी है, कॉस का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आप इजीली कह सकते हो कि जो मतलब जो फ्लक्स का जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्स 90 डिग्री में बिल्कुल 0 हो रहा है और 0 डिग्री में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये कॉस का जो आप फंक्शन कह सकते हो। तो एक्चुअली फ्लक्स का जो आता है यहाँ पर उसको हम इस तरह से लिखते हैं ई डॉट एस
अब इसे आप अगर आप कुछ छोटा छोटा मतलब एरिया लेते हो तो उसको आप इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है आपका जो फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो कुछ ऐसा होता है ई डॉट डी एस। ये सारे के सारे वेक्टर है, ओके सॉरी, ये सारा वेक्टर है ई डॉट डी एस। अगर आप यहाँ पर एस है यानी कि डी एस जो आपका एरिया वेक्टर यानी कि सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। आप ए से भी लिख सकते हो, एस से भी लिख सकते हो, कॉमनली एस से लिखा जाता है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस, तो आपका जो आपका यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ई आपका जो ई का वैल्यू है मॉड वैल्यू, ई आपका जो एस का मॉड वैल्यू है और उसका जो बीच का एंगल है आपका कॉस थीटा, ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हो, ओके। तो इसको अब मतलब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपका सरफेस का जो इंटीग्रेशन होगा मतलब पूरा सरफेस आपका आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका फ्लक्स की बात, ओके। इसके बाद आते हैं गॉस लॉ। गॉस ने जो सारे के सारे जो क्लोज्ड सरफेस होता है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पर। गॉस का जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक ऐसा एक क्लोज सरफेस है, ओके। अगर अंदर इसका जो चार्ज आप कुछ चार्ज इसका अगर अंदर है मतलब ये पूरा का पूरा बाउंडेड होना चाहिए वो चार्ज, तभी आप गॉस का लॉ जो है वो आप यूज़ कर पाओगे, ओके। पूरा का पूरा जो चार्ज है वो बाउंडेड होना चाहिए, तब यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है इस क्यू चार्ज के लिए सरफेस में, वो कुछ उसका जो वैल्यू वो गॉस ने कहा था वो कुछ ऐसा था कि क्यू बाय एप्सिलॉन, ओके। फिर से सुन लीजिए, एक बाउंडेड सरफेस उसके अंदर अगर क्यू चार्ज रहता है तो उस क्यू चार्ज के लिए जो उस बाउंडेड सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो कहीं ना कहीं आपका क्यू बाय एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये जो चार्ज है वो बाउंड चार्ज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस तरह की एक मतलब ले रहे हो सरफेस और यहाँ पर आपका क्यू चार्ज है, तो इस टाइम पे आप ये नहीं लिख सकते हैं कि ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉर है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बाउंडेड होना ज़रूरी है, ओके। सो यहाँ पर आपका जो इस पोजीशन है इसके लिए जो फ्लक्स है वो आपका हिसाब में यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये आप नहीं लिख सकते क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये अगर यहाँ पर ऐसा बाउंडेड होता तो आप कह सकते थे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये आपका जो क्लियर होना जरूरी है यहाँ पर। तो अगर हम दोनों को मिला देते हैं, फ्लक्स का जो आपका कॉन्सेप्ट अभी लिया और गॉस का फॉर्मूला, तो वो एक बाउंड सरफेस एक बाउंड मतलब सरफेस के लिए हम अगर लिखे तो कुछ ऐसे लिखते हैं हम, ये यहाँ पर एक जीरो कर देते हैं क्योंकि बाउंड सरफेस में आप अगर यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप घूम के यहीं पर आ जाओगे, तो इसीलिए आप ऐसा एक इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करते हैं इंटू ई डॉट डी एस, ओके। ई डॉट डी एस, ये आपका फ्लक्स, ये फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाएगा अगर अंदर क्यू चार्ज बाउंड है तो क्यू बाय एप्सिलॉन, ओके। तो ये आपका जो फाइनल जो बन रहा आपका फाइनल जो गॉस का फॉर्मूला और जो फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट वो मिला के ये आपका फाइनल रिजल्ट, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ रहा है गॉस का, ओके। और हम जो भी सॉल्व करेंगे इसके बेसिस में भी इसको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यही ज़्यादा काम आती है कॉन्सेप्ट, ओके। ये जो फॉर्मूला ये आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़रा सा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपका जो ई कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ओके। तो इसके लिए आपको ये जो आपका सिलेंडर है इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपको निकालना है, ओके। अब आपको बता दिया गया है ये जो राउंडेड सरफेस का जो मतलब एरिया है वो एस है, ओके। दोनों चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इसको आप कैसे करेंगे? पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो सारा आपको यहाँ पर सरफेस मिल रहा है आपका तीन, ये एक जो राउंडेड सरफेस आ गया, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, टोटल तीन सरफेस। आप पहले बात ये देख लो कि तीनों सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो किस तरफ है, ओके। तो पहले हम अगर देखते हैं इस सरफेस के लिए, ये जो राउंडेड सरफेस है इसके लिए अगर देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये हम छोटा सा एक डी एस अगर सरफेस मान लेते हैं इसके ऊपर, मतलब छोटा सा अगर डी एस सरफेस इसके ऊपर हम मानते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर वो आप देख सकते हो यहाँ पर होगा, ऐसा होगा, ओके। अब पूरा का पूरा आप देख लीजिए यहाँ पर ये सारे के सारे जो ये आउटवर्ड नॉर्मली होगा, कुछ इस पॉइंट का देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा आपका मतलब सरफेस का वेक्टर, एरिया वेक्टर, ओके। तो
एरिया वेक्टर कुछ ऐसे कुछ मतलब इस तरीके से मतलब कुछ आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ई है और ये जो एरिया का जो वेक्टर है इसके बीच में एंगल क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री में यहाँ पर ई डी एस का वैल्यू, ई डी एस का जो वैल्यू आएगा वो आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। ओके, तो ये आपका तो ये पता चल गया कि आपका जो ये जो राउंड सरफेस है, मतलब ये जो सरफेस है इसके लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा। अब बाकी रहेगा आपका दो सरफेस, वो एक ये सरफेस और एक ये वाला सरफेस। ओके, दोनों का ही जो मतलब एरिया है वो सेम है, एस कहा गया है। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो है, ये जो एरिया है इसके जो एरिया वेक्टर वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अब ये जो एरिया है इसका जो एरिया वेक्टर है कुछ ये डायरेक्शन में होगा। आपको बता दिया कि इसका वैल्यू ऐसा, तो कुछ ऐसा मतलब ये जो वेक्टर आपको मिल रहा है यहाँ पर एस वेक्टर है, एस वेक्टर है। ओके, आपका ये ई इस तरफ जा रहा है। तब देखते हैं इस दोनों सरफेस के लिए क्या आता है। पहले इस सरफेस के लिए देख लेते हैं। इस सरफेस के लिए हम करते हैं अगर ई डॉट डी एस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ई और इसका एस का बीच में जो एंगल है वो कहीं ना कहीं आपका 0 डिग्री आ रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 आएगा। तो आपका यहाँ पर ई और डी एस का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एस आएगा, वो बोल दिया गया है टोटल का जो है वो एस है, तो ई इंटू एस आ रहा है। ओके, ई एस और आपका कॉस 0 डिग्री तो 1, तो ई एस। ओके, इसके लिए ये पहले वाला सरफेस के लिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ई इस तरफ है, एस इस तरफ है, तो ये जो एंगल आपका 180 डिग्री आ रहा है। ओके, तो इस सरफेस के लिए हमारा जो आएगा वैल्यू आपका फ्लक्स का वो आएगा यहाँ पर आपका ई इंटू डी एस इंटू कॉस 180। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा तो डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस आ जाएगा आपका ई इंटू एस, और कॉस 180 का डिग्री का जो वैल्यू आता है वो माइनस एस आता है। तो आपका जो टोटल जो फ्लक्स होगा, मतलब ये टोटल को लेके जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा आपका, इसके लिए तो अब पहले ही 0 आ गया और इसके लिए आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स का लिखते हैं हम लोग यहाँ पर टोटल फ्लक्स। तो यह आएगा आपका ये जो राउंडेड सरफेस है इसके लिए तो पहले ही 0 आ गया, इस सरफेस के लिए आपका ई एस आ गया और ये सरफेस के लिए आपका माइनस ई एस आ गया। तो आपका टोटल जो आएगा वो एट द एंड ऑफ द 0 आएगा। तो ये सबसे पहले आपको देखना है कि एरिया वेक्टर किस तरफ है। ओके, उसके साथ आपको एरिया वेक्टर के साथ जो ई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर है उसका कितना एंगल बन रहा है ये आपको देखना पड़ता है। ये दो चीज़ देखना है, आपको वो जो टोटल वैल्यू वहाँ पर देख के ई डी एस लगा देना है, बस वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये था बिल्कुल फ्लक्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखेंगे गॉस लॉ को अप्लाई करके, मतलब वो जो क्यू बाय एप्सिलॉन को यूज़ करके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे इसके बाद। तो गॉस लॉ का कुछ एप्लीकेशंस भी बनते हैं, ठीक है ना। गॉस लॉ को हम यूज़ करके किसी भी हम अगर ऐसे एक इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं, इनफाइनाइट वायर का हम किसी भी पोजीशन में किसी भी डिस्टेंस में आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र कर सकते हो। आप अगर ऐसा एक इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट लेते हैं, मतलब एक प्लेट लेते हैं ऐसे ही, तो मतलब जो इनफाइनाइट है तो उसका भी आप किसी भी डिस्टेंस में आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र कर सकते हो। इस तरीके का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है गॉस लॉ की, हम उसी को देखेंगे अब। तो पहली बात हम करते हैं, तो अगर इनफाइनाइट वायर लेते हो आप, तो उसका अगर मानते हो कि आप आर डिस्टेंस में आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना चाहोगे, तो उसके लिए जो मतलब ये आपको प्रूव करके आएगी, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं आपको। ओके, तो उसके लिए जो ई का वैल्यू आर डिस्टेंस पे आती है वो आती है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 लैम्डा बाई एक्स। ओके, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पर हम हमेशा ये लैम्डा को लेकर काम करते हैं। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है डेंसिटी। ओके, चार्ज डेंसिटी कितना है इसके ऊपर, मतलब आप ये क्यू जो है ये इनफाइनाइट है, वो एल जो है ये भी बहुत ही बड़ा दोनों टर्म है। तो इन दोनों को लेके काम करने के सिवाय हम एक छोटा सा जगह लेंगे और वहाँ पर डेंसिटी देखेंगे, उस डेंसिटी को लेकर हम काम करेंगे। यहाँ पर जो लेंथ या फिर टोटल चार्ज इसको नहीं लाया जाता हिसाब में, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम वहाँ पर डेंसिटी लेकर काम करते हैं। सारे इनफाइनाइट केस के लिए हम डेंसिटी यूज़ करेंगे। ओके, तो ये लैम्डा जो है वो डेंसिटी है, यहाँ पर वायर है तो जो डेंसिटी आएगा वो लीनियर डेंसिटी आएगा। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर ऐसा आता है। तो एक्स है यहाँ पर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहाँ पर आपका वायर से जिस पॉइंट में आप मेज़र कर उस पॉइंट का डिस्टेंस। अब इसके बाद एक जो अच्छा
इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर, ये होता है, ये अगर हमने एक ऐसा ले लिया, एक आपका प्लेट ले लिया, ओके, प्लेट अगर ले लिया, उसके ऊपर अगर मतलब चार्ज है, मानते हैं कि डेंसिटी कुछ है, डेंसिटी को अगर हम मानते हैं फाई, तो इसका जो वैल्यू आता है ई के लिए किसी भी डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में अगर देख लो तो इसका जो वैल्यू आता है, ये आता है कुछ ई का वैल्यू ऐसा कि डेंसिटी बाई 2 एप्सिलॉन। ओके, सो यहाँ पर अब डेंसिटी बाई 2 एप्सिलॉन, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं डिस्टेंस का टर्म कुछ भी नहीं है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये बस डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस के ऊपर ही बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस के ऊपर। ओके, अगर यहाँ पर रखोगे तो जितना होगा, यहाँ पर रखोगे तो भी जितना होगा, यहाँ पर इन्फाइनाइट में भी रखोगे तो यही आएगा हर जगह पे इसका वैल्यू, वो होगा आपका ई, वो जो डेंसिटी है, एरिया डेंसिटी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक एरिया लिया हमने, और 2/ε। ओके, ये होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस है, क्या इसके जो है वो एरिया के मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर नहीं। और इसका एप्लीकेशन जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जब पढ़ोगे वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपका गॉस लॉ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो बोला जाएगा यहाँ पर कि आपको एक चार्ज दिया जाएगा, आपको एक चार्ज देगा, इसको एक सरफेस से मतलब घेर दिया गया है, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा है। तो अगर बोल दिया गया कि ये जो चार्ज है इसके लिए आपका ये सरफेस में आपका कितना जो फ्लक्स हो जनरेट होगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको पहले चार्ज को बाउंड करना ज़रूरी है। ठीक है ना, आप क्या करोगे, आप इस तरीके से एक सरफेस को लेके इसको बाउंड कर दोगे पूरी तरीके से, ताकि ये आपका गॉस लॉ को जो एप्लीकेशन है उसको आप मतलब उस अंडर में ला पाओ, आपका गॉस लॉ मतलब अप्लाई कर पाओ इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब अगर बोलोगे कि कितना आएगा, तो ये अगर चार्ज Q है तो ये Q/ε और आएगा फ्लक्स। ओके, अब Q/ε जो है वो पूरा का पूरा ये इसके लिए आ रहा है, उसका हाफ सरफेस बिल्कुल सिमेट्रिकल, तो हाफ से कितना लिख लेगा यहाँ पर Q/ε, यहाँ पर बाई 2 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप अगर एक क्यूब दे देता है कभी कभी, और मतलब बोलता है कि एक क्यूब दे दिया आपको, और आपको इस पोजीशन में या फिर इस पोजीशन में आपको जो है वो चार्ज रख देता है। पहले हम आते हैं इस पोजीशन में अगर चार्ज रखते हैं तो क्या होगा, इस पोजीशन में अगर चार्ज रखते हैं तो हमें इसको भी बाउंड करना होगा, तो हम यहाँ पर एक क्यूब ले लेंगे। ओके, इसको ऊपर एक क्यूब मान लेंगे, इस तरफ से ऐसे ही और एक क्यूब मानेंगे, फिर इस तरीके से इस तरफ भी ऐसे ही क्यूब मानेंगे। तो अब ये देख सकते हो कि मिडिल का ये जो चार्ज है वो चारों तरफ से बाउंड हो गया। अब ये जो चार्ज अगर क्यू होता है तो ये तो मतलब फ्लक्स तो इतना ही देगा ना, Q/ε। ओके, Q/ε आप ये Q/ε जो 4 पार्ट में देगा, सिमेट्रिकल है तो 4 इक्वल्स पार्ट में देगा, तो इसके लिए भी जो होगा इसके लिए तो सेम होगा। तो एक अगर आपको बोला जा रहा है कि इसके ऊपर कितना है, ये आपको पहले से दिया गया है कि इस जो आपका क्यूब है इसके लिए कितना देगा यहाँ पर फ्लक्स, तो वो आपका यहाँ पर बाई 4 आ जाएगा। ओके, ये बन गया आपका एक क्वेश्चन। और इसके बाद ऐसे पोजीशन में भी बैठा देते हैं, तो पोजीशन अगर ऐसा होता है मतलब वो जो आपका चार्ज वो कुछ ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर आपको ये एक बनाना है। ओके, फिर आपको यहाँ पर वो जो 4 आपको तो बनाना ही है। ओके, तो ये एक फिर भी देख सकते हो क्या इसका जो हाफ पार्ट है वो अभी भी बाहर, तो इधर भी आपको जो है 4 क्यूब बनाना है। ओके, तो यहाँ पर टोटल 8 क्यूब से ये मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज कवर हो पाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, टोटल तो आपका Q/ε ही आएगा, और 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो Q/ε/8। ओके, बस आपको कवर करना है उस चार्ज को, किसी भी मतलब एक सिमेट्रिकल एक सरफेस को लाकर आपको कवर कर देना है, और कवर करने के बाद बस आपको कितना आपको सरफेस सिमेट्रिकल लाना पड़ा उसको देखना है और डिवाइड कर देना है Q/ε को। ओके, और इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पर अगर Q चार्ज है तो हम अगर Q1 मान लेते हैं, तो हम अगर यहाँ पर फिर से Q2 चार्ज लाते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए जो इसका फ्लक्स होगा वो आपका Q1 + Q2
बाय एप्सिलॉन होगा। ओके, अंदर का टोटल चार्ज हम देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं कि हम अगर अंदर एक डाइपोल रख देता है तो क्या होगा। तो डाइपोल के लिए क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है। तो अंदर का जो चार्ज होता है वो एट द एंड ऑफ द डे जीरो हो जाता है। तो एक डाइपोल अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर आती है तो उसके लिए जो फ्लक्स वो जीरो आएगा। ओके, ये एक बात था। और फिर इसके बाद जो भी हो बस चार्ज को अंदर होना चाहिए, वो जो क्लोज सरफेस होगा इसके। ओके, तो होप कि आप लोगों को समझ आया आप आज का जो था फ्लक्स रिलेटेड। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।